नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक में प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उन्हें घर बैठे पेंशन मुहैया कराएगी। इसके लिए विभाग की ओर से फोन कर पूछा जाएगा कि आपकी आयु 60 साल हो गई है कि आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में करीब 15 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई। दरअसल राज्य सरकार पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे फैमिली आईडी से जोड़ने जा रही है और इसी क्रम में यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है। अयोध्या से चित्रकूट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इस बाबत रेलवे बोर्ड की ओर से उत्तर रेलवे मुख्यालय को पत्र भेजकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी में अयोध्या चित्रकूट वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर उतर आएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी जगहों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने के उद्देश्य से वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसके तहत भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटक निगम की रामायण यात्रा भी शुरू की गई है और इसी बीच उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर अयोध्या से चित्रकूट धाम के लिए वंदे भारत चलाने की मांग की है। जिस पर रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे मुख्यालय को पत्र लिखकर अयोध्या से लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर के रास्ते चित्रकूट धाम के लिए वंदे भारत चलाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से इस वंदे भारत ट्रेन के लिए रूट, समय सारणी वगैरह इस महीने तक के अंत तक तय करने की योजना है। वहीं जनवरी में उत्तर रेलवे को वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी और अयोध्या चित्रकूट वंदे भारत ट्रेन पटरी पर उतर आएगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक जनवरी में यह ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। सांसद साक्षी महाराज के आग्रह पर ही लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और पटना कोटा एक्सप्रेस का ठहराव उन्नाव स्टेशन पर दिया जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम हुए भयानक धमाके ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। यह विस्फोट लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुई कार में हुआ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोट का इस्तेमाल किया गया और इस धमाके में 13 लोग मारे गए जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। जांच एजेंसियों ने लगातार छापेमारी कर कई संदिग्धों को पकड़ लिया है, जिनमें अधिकांश उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और दिल्ली ब्लास्ट केस में पहली गिरफ्तारी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई। यहां से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आदिल ने पहले कश्मीर में विवादित पोस्टर लगाए थे, जिसके कारण कश्मीर पुलिस उसकी निगरानी कर रही थी। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी गुजरात के बनासकांठा जिले से हुई। यहां एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश के निवासी थे, आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल। जांच में सामने आया कि ये दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं और डॉक्टर अहमद मयूद्दीन सैयद के लिए काम करते थे। इन पर आरएसएस दफ्तर की रेकी करने के आरोप हैं। इसी गिरफ्तारी लखनऊ की डॉक्टर शाहीन की हुई, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी बताई जा रही है और इसी की कार से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। डॉक्टर शाहीन कुछ समय से फरीदाबाद में रह रही थी। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें जांच पूरी तरह यूपी की ओर मुड़ गई है और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में छापेमारी हुई। इसी दौरान उसके भाई डॉक्टर परवेज का नाम भी सामने आया। वह लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसे 7 नवंबर को अचानक इस्तीफा दे दिया था और उसके घर से लैपटॉप और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर को पकड़ा गया है और वह ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर का क्लासमेट रह चुका था। हापुड़ से डॉक्टर फारूक को भी हिरासत में लिया गया, जो जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। माना जा रहा है कि इसका भी इस साजिश में कोई न कोई रोल था। अब तक हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि इस धमाके से एक संगठित डॉक्टर नेटवर्क काम कर रहा था। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित जनजातीय भागीदारी उत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है और जनजातीय समाज को अपनी परंपरा गौरव पर अनुभूति हो और समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो, इस कोशिश में यह उत्सव किया जा रहा है। इस उत्सव में 22 राज्यों के जनजातीय समाज के कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ ही कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्सव में सांस्कृतिक समागम और यात्रा के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश पार्टनर राज्य होने के साथ ही अन्य राज्यों के कलाकार यूपी में आकर इसके सहभागी बन रहे हैं। उत्सव में हस्तशिल्प और
कला प्रदर्शनी, व्यंजन मेला भी लग रहा है। इस उत्सव के माध्यम से हम धरती के आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साल हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पूरे होने के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 साल पूरे होने का वर्ष भी है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश का वर्ष है और यह अमर गीत जिसने स्वाधीनता को नए मंत्र दिया था। और यह वर्ष भारत के संविधान, एकता और अखंडता की आत्मा बन गया है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी वे सभी सीटें अनुसूचित जाति की ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया। आयरन फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्डों पर हमला कर लूट के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसका एक साथी मौके से भाग निकला। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के नरायच स्थित ताज आयरन फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्डों पर हमला कर 2 बदमाशों ने लूट की थी। फाउंड्री नगर क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके साथी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने फाउंड्री नगर में घेराबंदी की थी। पुलिस को देखकर बदमाश फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई और पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आकाश उर्फ माईवाला बताया और वह ट्रांस यमुना कॉलोनी का है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, 4 चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं और वहीं उसका साथी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। दिनांक 11-12 नवंबर की रात में थाना क्षेत्र ट्रांस यमुना की ताज आयरन फैक्ट्री में एक लूट की घटना हुई थी और उसके जो सुरक्षा गार्ड थे, चौकीदार थे, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया था। इसके संबंध में थाना ट्रांस यमुना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो चौकीदारों ने बताया था 2 अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगी हुई थी। आज उसमें से जो मुख्य अभियुक्त था आकाश उर्फ माईवाला, पिता का नाम श्याम पेंटर, वो उसकी घेराबंदी फाउंड्री नगर क्षेत्र में की गई बीच के गोदाम के पास, तो उसने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने गोली चलाई जिससे आकाश और माईवाला के दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। नियमानुसार उसको तत्काल इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया और तलाशी पे उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 4 चांदी के सिक्के और 100 रुपये नकद बरामद हुए। जो चांदी के सिक्के लूटे गए थे उसमें से 4 सिक्के हमारे बरामद हो गए हैं और मौके पर फील्ड यूनिट की टीम भी आ रही है। शांति व्यवस्था बनी हुई है और ये हमारी टीम का बहुत ही अच्छा गुजर है।
बैंक ऑफ बड़ौदा की अंबेडकर नगर स्थित बसखारी शाखा के शाखा प्रबंधक राम स्वरूप मिश्रा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 5 साल के कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला 7 मार्च 2017 का है, जब शिकायतकर्ता ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे कामधेनु योजना के तहत बैंक से 20,25,000 रुपए का लोन मंजूर किया गया और लोन स्वीकृत होने के बाद राशि का कुछ हिस्सा खाते में जमा किया गया, लेकिन बाद में खाते पर रोक लगा दी गई। शिकायतकर्ता जब शाखा प्रबंधक राम स्वरूप मिश्रा से मिला तो उन्होंने खाते से रोक हटाने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। सीबीआई ने शाखा प्रबंधक को चेक के माध्यम से 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 5 साल का कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना सुनाया और इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी बैंक में रिश्वत लेना गंभीर अपराध है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी में नशीली औषधियों की अवैध बिक्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय के आयुक्त के निर्देश पर 10 औषधि निरीक्षकों की विशेष टीम ने शहर भर में औचक निरीक्षण करते हुए 51 थोक विक्रेताओं की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी है। सूत्रों के मुताबिक औषधि नियंत्रण मुख्यालय लखनऊ और जनपद वाराणसी की टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया और जांच के दौरान कई प्रमुख थोक विक्रेताओं पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सभी 51 फर्मों की बिक्री तत्काल प्रभाव से स्टॉप सेल आदेश के तहत बंद कर दी गई और अधिकारियों ने बताया कि नियमित पाए गए प्रतिष्ठानों के ड्रग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, यानी 12 फर्मों के खिलाफ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया है। औषधि विभाग की टीम प्रत्येक फर्म के भंडारण, वितरण, क्रय विक्रय और रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वन्यजीवों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले में बीते गुरुवार को हुई घटनाओं ने ग्रामीणों में खौफ और आक्रोश पैदा कर दिया है। बहराइच के करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के ककराहा रेंज स्थित धर्मपुर बोईजा गांव में 48 वर्षीय किसान भिकान आरे खेत में काम कर रहे थे और इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ कई दिनों से इलाके में घूम रहा था। उसी दिन बहराइच के गजाधरपुर गांव में संतोष की 3 वर्षीय बेटी जानवी घर के बाहर खेल रही थी, तभी भेड़िए ने उसे उठा लिया और ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर पीछा किया, लेकिन भेड़िया गन्ने के खेत में घुसकर गायब हो गया। डीएफ और राम सिंह यादव ने बताया कि बच्ची की तलाश में 28 टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। पिछले 67 दिनों में जिले में भेड़िए के हमले में 5 बच्चों समेत 7 लोग मारे जा चुके हैं और 34 से अधिक घायल हुए हैं। बहराइच और लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। डीएफओ सूरज कुमार ने कहा कि घटनास्थल पर तेंदुए के पंछी न मिले हैं और पीड़ित परिवार के नियम के अनुसार आर्थिक सहायता उनको दी जाएगी। हाथरस जिले की एक अदालत ने एक सत्संग के दौरान जुलाई 2024 में मची भगदड़ के मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर तय की है। जिले की सिकंदरा माऊ कोतवाली क्षेत्र के मुगलगढ़ी और फुलरई गांव के बीच 2 जुलाई 2024 को सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने में 121 लोगों की जान चली गई थी और मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अदालत में इस मामले में निरीक्षक कमलेश कुमार और तत्कालीन हेड कांस्टेबल शील मौर्य के बयान दर्ज किए गए। मामले में विशेष जांच दलों के आरोप पत्र पर जिला अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस मामले में पुलिस ने बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना है। ये सभी आरोपी जमानत पर हैं। पुलिस ने अदालत में इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3,200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है और अब साक्ष्यों का परीक्षण और सुनवाई चल रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।